हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल टीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो बच्चों, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के अंदर आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूनिट 4 का लेक्चर फर्स्ट। और इसमें हम डिस्कस करेंगे दो फंगस के बारे में। पहला है राइजोपस और दूसरा है सैकेरोमाइसीस। आइए इसके बारे में जानते हैं, इन दोनों के बारे में क्या चीजें आपको समझनी है फंगस के बारे में और क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं बच्चों कि इस फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो भी लेक्चर वीडियोस हमारे यूट्यूब पर गए हैं, जो कि यूट्यूब पर सारे बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, वो आप कहाँ से पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल पर विजिट करना है। इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आता है। इसमें आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे चले जाना है। प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जैसे ही आप जाते हैं, आपको अलग अलग कोर्सेज की प्लेलिस्ट बनी हुई दिखेगी। इसमें आपको थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ देखिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसमें जितनी भी लेक्चर वीडियोस अभी तक गए हैं सब इसमें पोस्टेड हैं। यहाँ पर आप जाकर सारे क्लासेस जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हर यूनिट के, उसको आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं राइजोपस और सैकेरोमाइसीस के बारे में। ठीक है, मिक्सोमाइकोटिना वाले ग्रुप के मेंबर्स हैं पूरे ये। यहाँ तक जानने से पहले कुछ चीजें आपको बता दूं बच्चों, कुछ इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स, जैसे कि फंजाई की बॉडी की अगर हम बात करें तो फंगस की जो बॉडी होती है बच्चों, इसमें एक ऊपर गोल सा स्ट्रक्चर होता है और एक नीचे बड़ा सा ट्यूब जैसा, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें इस लॉन्ग थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर को हाइफी नाम मिला है। ये देखो फंगस की बॉडी है ये, है ना। तो बॉडी का जनरल स्ट्रक्चर जो होता है वो मैं बता रही हूँ। और ऊपर का जो ये पॉइंट है इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम जो है इसके अंदर आपको ढेर सारे अलग अलग स्पोर्स देखने को मिलते हैं। और ये स्पोर्स जब बाहर निकलते हैं, ये स्पोरेंजियम की वॉल जब टूटेगी और स्पोर्स जब बाहर निकलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हर एक स्पोर से एक नई बॉडी फंगस की बन जाती है। ठीक है, इसके अलावा इस हाइफी में आपको ढेर सारे न्यूक्लियस मिल जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि न्यूक्लियस ढेर सारे होते हैं और वॉल बन जाती है। कई बार ऐसा हो सकता है न्यूक्लियस ढेर सारे हो लेकिन सेल वॉल नहीं बनती है। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी बोलते हैं। और जब ये न्यूक्लियस के साथ यहाँ पर सेप्टा बन जाए, यानी ये वॉल बन जाए, तो इसको सेप्टेट हाइफी बोलते हैं। समझ रहे? इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर है पूरे फंगस के, एक स्ट्रक्चर है, एक बॉडी का स्ट्रक्चर है। ऐसे लगभग लगभग ऑलमोस्ट मल्टीपल स्ट्रक्चर एक जगह होंगे भाई। जब ये फंगस एक जगह ग्रो करेगा तो ऐसी एक बॉडी नहीं होगी, ऐसे न जाने कितनी बॉडी एक साथ होगी। और जब इनका पूरा एक ग्रुप पाया जाता है तो इसको माइसीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइसीलियम। कई बार वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछता है कि फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि फंगस की जो स्टडी है इसको क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ फंजाई। क्या बोलते हैं स्टडी ऑफ फंजाई को? इसको हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी। ये पूरा यूनिट का नाम ही इसलिए आप देखोगे कि माइकोलॉजी है। माइको मतलब फंगस होता है, लॉजी मतलब उसकी स्टडी होती है। माइको, माइसी, ये सब वर्ड जितनी बार आएगा याद रखिएगा कि हम फंगस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला फंगस जो आप लोग को पढ़ना है ये है राइजोपस। जाइगोमाइकोटिना ग्रुप के अंदर आता है। सब डिवीजन है जाइगोमाइकोटिना, क्लास है जाइगोमाइसीट। इसी ग्रुप का ये मेंबर है राइजोपस। राइजोपस जो है इसका कॉमन नेम दूसरा ब्रेड मोल्ड भी है। ब्रेड मोल्ड भी होता है। और मोल्ड का मतलब होता है बेटा फंजाई यानी फंगस। ठीक है, तो ये ब्रेड मोल्ड, मोल्ड मतलब फंगस, और ब्रेड पर ये लगता है फंगस। आप पाओगे कि जो ब्रेड आप घर पे लाते हो वो कई बार जब खराब हो जाता है तो उसके ऊपर जो फंगस लगता है ना, वो राइजोपस नाम का फंगस होता है। इसमें आप देखोगे कि इस इमेज में आपको इस फंगस का डिटेल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो कि आपको आपके खुली आंखों से नहीं दिख सकता है, माइक्रोस्कोप में दिखेगा। इसमें आपको ऐसा थ्रेड जैसा धागेनुमा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो इसका हाइफी है। और जो काले काले आपको डॉट्स दिख रहे हैं वो हर बॉडी का स्पोरेंजियम है, ये वाला जो पार्ट होता है जो कि आपको फंगस की बॉडी में दिखता है। ठीक है, आइए इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स जानते हैं। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि इसको ब्रेड मोल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रेड पर लगने वाला ये फंगस है। नाम है इसका राइजोपस। तो यहाँ पे आपको हाइफी जो मिलेगा वो सिनोसिटिक मिलेगा। सिनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी, यानी एक ऐसा हाइफी जिसमें ढेर सारे मल्टीपल न्यूक्लियस आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे मोटाइल सेल्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होता है।
अच्छा, मैंने बताया ना हाइफी दो तरह का है बेटा, अगर मल्टीपल न्यूक्लियस से सेल वॉल नहीं बना है तो सिनोसिटिक, और अगर हाइफी है मल्टीपल न्यूक्लियस है उसके अंदर लेकिन सेल वॉल या सेप्टा है तो सेप्टेट हाइफी। तो यहाँ सिनोसिटिक हाइफी होती है यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी है, सेप्टा नहीं बना है। और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन की मदद से रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसी से एक रिजल्ट में जो स्पोर बनता है उसको जाइगोस्पोर बोलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्स के जरिए होता है जिसको स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं। तो दो तरह के आपको स्पोर्स मिले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बार जो स्पोर बन रहा है वो जाइगोस्पोर, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर से होता है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। इस तरह का कुछ राइजोपस होता है। तो राइजोपस पूरी तरह से सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक यानी कि ऐसा फंगस जो कि डेड बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है, सड़ी गली बॉडी पर ग्रो करता है। अब आप देख रहे हो ना, ब्रेड जब खराब हो जाता है तभी ये फंगस उस पर लगता है, यानी उसमें के सारे न्यूट्रिएंट्स जब खत्म हो जाते हैं तभी उस पर रहेगा। तो डेड बॉडी से न्यूट्रिशन देगा, लिविंग बॉडी पर नहीं पाया जाएगा कभी। और कुछ केसेस में देखो पैरासिटिक भी है, यानी लिविंग बॉडी से भी न्यूट्रिशन लेगा। तो दोनों नेचर देखो दिख रहा है, डेड बॉडी से भी न्यूट्रिशन लेता है और लिविंग बॉडी से। लिविंग बॉडी से जब लेगा तो पैरासिटिक, डेड बॉडी से जब लेगा तो सैप्रोफिटिक। ज्यादातर ये नमी और डैम प्लेसेस पे जहाँ धूप वगैरह आसानी से नहीं आती है वहां पर ये ग्रो करते हैं। कई बार वेजिटेबल्स, फ्रूट, ब्रेड और जेली जैसी जगह पर भी, उसके ऊपर सरफेस पे भी ये कई बार पाए जाते हैं। ये बहुत सारे केमिकल्स और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनाने में इनका यूज होता है, और साथ ही साथ इनकी जो स्पीशीज है उससे कई बार प्लांट में अलग अलग तरह की बीमारी भी लगती है, और बहुत तरह के इन्फेक्शन ये ह्यूमंस में भी करते हैं, जैसे कि म्यूकोरोमाइसिस, माइकोसिस। नेक्स्ट है राइजोपस का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन जान लेते हैं। तो बहुत तेजी से ग्रो करने वाले फंगस है, और देखने में ऐसा लगता है जैसे रुई है। क्यों? क्योंकि इनका जो हाइफी है ये व्हाइट कलर का है, इसके वजह से ऐसा लगता है जैसे कॉटनी अपीयरेंस, रुई जैसा, रुई जैसी एक परत जो है वो किसी जिस भी फूड सरफेस पे है, जेली पे है, ब्रेड पर है, वहां पर ये कॉटनी अपीयरेंस, एक रुई जैसा अपीयरेंस वहां पर ये देते हैं। इनकी जो बॉडी है इसमें आपको माइसीलियम जो मिलेगी वो काफी ब्रांच्ड होती है। माइसीलियम बता चुकी हूँ, हाइफी का ग्रुप है, हाइफी के ग्रुप को, मतलब इनकी पूरी बॉडी के ग्रुप को माइसीलियम कहते हैं, जो आपको ब्रांच मिलेगी। माइसीलियम इनकी सिनोसिटिक भी होती है। सिनोसिटिक का मतलब हो गया कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, हाइफी और सेप्टा नहीं है, तो माइसीलियम सिनोसिटिक है। और तीन टाइप के हाइफीन में पाए जाते हैं, एक है स्टोलन, एक है राइजोइड और एक है स्पोरेंजियोस्पोर। कैसे पता चलेगा ये? देखो ये वाले इमेज में आपको ये तीनों स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिख जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये पहला हाइफी जो है यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है, जो कि ब्रांच जैसी जड़ें होती हैं, रूट होते हैं प्लांट्स के, उस तरह का ये दिखेगा। तो ये नीचे वाला हाइफी है, और ये देखो ये स्टोलन है, ठीक है ना, जो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है जमीन पर लेटा हुआ स्ट्रक्चर है, ये स्टोलन है। तो ये तीन टाइप के, और स्पोरेंजियोस्पोर, तीन तरह के हाइफी जो है वो इनके पास पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर सिनोसिटिक है, बोल ही दिया, और ठीक है ये भी हो गया था। हाँ यहाँ पे थे हम। तो स्टोलन, राइजोइड और स्पोरेंजियोस्पोर तीन तरह की हाइफीन में पाई जाती है। पहला है स्टोलन, तो ये एक दो नोड के बीच पाया जाने वाला वो जगह है, ज्यादातर हवा में, एरियल होता है, हवा में पाया जाता है, और एक नीचे टच करके ये नोडल रीजन के पास में भी ग्रो करता है। राइजोइड्स रूट यानी कि प्लांट्स की जड़ों जैसा ये दिखेंगे, और यहाँ पे जो स्टोलन है ये वो जगह होती है जहाँ स्टोलन जो है वो सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम यानी कि जिस भी सरफेस पे फंगस लगता है ना, ग्रो करता है, वो सबस्ट्रेटम है। जैसे राइजोपस हमारा ब्रेड मोल्ड है, तो मान लेते हैं सबस्ट्रेटम ब्रेड है ना, तो ब्रेड के पास ये स्टोलन जब टच करता है तो उस जगह पे राइजोइड्स होते हैं, ये भी ब्रांच्ड होते हैं, और माइसीलियम को सपोर्ट देने का काम करते हैं, और वहां से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स उनको मिलेगा उस सबस्ट्रेटम से। मान लो यहाँ पे ब्रेड ही वो सबस्ट्रेटम है। तो नेक्स्ट है एक और टाइप का इनका हाइफी होता है, इसको स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। ये भी एरियल है, और ये रिप्रोडक्टिव वाला माइसीलियम होता है, यानी इससे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं, इसी के ऊपर स्पोरेंजियम होता है। ये ब्रांच्ड होते हैं उस पे, आगे चल के इनका जो अगर देखा जाए तो ये स्पोरेंजियोस्पोर्स बनाते हैं। तो वो आपको क्लियरली इस इमेज में दिख रहा होगा कि ये वाले जो हैं ये स्पोरेंजियोस्पोर हो गए, ये वाले स्टोलन हो गए, और सबसे नीचे ये हाइफी हो गए। तो अलग अलग टाइप के इसमें हाइफी जो है वो पाए जाते हैं, उसी का डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है। तो उसके साथ साथ देखा जाए तो इनका सेल वॉल, फंगस कोई भी हो उसका सेल वॉल काइटिन नाम के केमिकल से बनता है। ये नाम याद रखेंगे कि काइटिन नाम का केमिकल इनमें पाया जाता है। साइटोप्लाज्म इनका मल्टी न्यूक्लिएटेड है, जिसको आप बार बार सिनोसिटिक भी कह रहे हैं।
तो वो हमने देख ही लिया है। यहाँ पे देखो इसका पूरा सेक्सुअल साइकिल दिखा रहा है कि किस तरह से राइजोपस जैसी बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अभी स्टार्टिंग की स्लाइड में हमने पढ़ा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोरेंजियोस्पोर के जरिए होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो इसमें जाइगोस्पोर नाम का प्रोडक्ट बनेगा। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइफी में फंगस में कैसे हो सकता है? इसमें होता क्या है ना कि दो तरह का हाइफी, एक मान लो एक ब्रेड का सरफेस है, उस पर दो तरह का हाइफी लगा हुआ है। एक हाइफी पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक हाइफी पे नेगेटिव चार्ज होगा। इसी में से एक चार्ज हाइफी मेल की तरह काम करेगा और एक चार्ज हाइफी फीमेल बॉडी की तरह काम करेगा और दोनों का फ्यूजन होगा, साइटोप्लाज्म दोनों के फ्यूज होते हैं। सेक्सुअल साइकिल जब भी पढ़ेंगे तो 3 स्टेजेस आती है सेक्सुअल साइकिल में, जो भी फंगस होता है। पहले स्टेज को बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, दूसरे को बोलते हैं कैरियोगैमी और तीसरे स्टेज को बोलते हैं मियोसिस। ये 3 स्टेजेस इनमें होती है। प्लाज्मोगैमी वो स्टेज होती है, गैमी का मतलब फ्यूजन होता है, इसको याद रखना। तो सेक्सुअल साइकिल जब भी लिखोगे एग्जाम में तो याद रखना ये 3 स्टेजेस जरूर बता दोगे। पहले स्टेज में जब सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होगी तो दो तरह का हाइफी, एक जो पॉजिटिव की तरह बिहेव कर रहा है, एक नेगेटिव, यानी एक मेल एक फीमेल, ये दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा तो इसको प्लाज्मोगैमी। जब दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तो कैरियोगैमी, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है। और तीसरा जब ये दोनों हो जाएगा फ्यूजन तो क्रोमोसोम डबल हो चुका होगा, तो क्रोमोसोम को हाफ करने के लिए सेल डिवीजन होगा जिसको बोलते हैं मियोसिस। ये तीनों चीजें होगी। तो देखो ऊपर जो सेक्सुअल साइकिल चल रही है इसमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर इसकी स्टेज यहाँ से देखो शुरू हो रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि ये एक हाइफी है जो कि एक मेल की तरह बिहेव कर रहा है और एक नेगेटिव चार्ज वाला हाइफी ये वाला हाइफी है जो कि फीमेल की तरह बिहेव कर रहा है। दोनों का पहले स्टेज में देखो फ्यूजन हो रहा है और इस फ्यूजन से देखो यहाँ पर दोनों के फ्यूजन को प्लाज्मोगैमी कह रहे हैं। ये हो गई पहली स्टेज। उसके बाद देखो जब एक साइटोप्लाज्म में दोनों के न्यूक्लियस रहेंगे, दोनों हाइफी के, तो दोनों का न्यूक्लियस भी साथ में फ्यूज करेगा और इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोगैमी। तो कैरियोगैमी इसके बाद देखो हो रहा है और जब कैरियोगैमी हो जा रहा है तो उसके बाद में जो न्यूक्लियस है उसमें डबल नंबर का क्रोमोसोम हो जाएगा जिसको यहाँ पे डाइप्लॉइड न्यूक्लियाई लिखा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे मियोसिस हो जाएगा और इसके क्रोमोसोम वापस हाफ हो जाएंगे और फिर इससे नया स्पोर बनेगा, फिर से हर स्पोर से अलग अलग टाइप की हाइफी बनेगी। तो इस तरह से ये इसकी सेक्सुअल साइकिल चलती है और जो स्पोर बनेगा उसको जाइगोस्पोर कहेंगे। अब यहाँ पर देखो दूसरी ये छोटी सी साइकिल जो चल रही है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चल रही है। पूरी बॉडी है, स्पोरेंजिया के अंदर से स्पोर निकल रहा है और स्पोर वापस से नई बॉडी से नया हाइफी बना ले रहा है। तो सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सिंपल सा होता है, स्पोर निकलेगा, स्पोर वापस सबस्ट्रेटम पे जाएगा और वहां से नई बॉडी बनाएगा, यही होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये पूरे राइजोपस का लाइफ साइकिल है, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये इस तरह से करे या तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये इस तरीके से करे। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि डीएनएस एजुके की तरफ से यहाँ पर कह लो हमारे डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स के चैनल की तरफ से, दोनों चैनल से हमारे, एक डीएनएस एजुकेयर एक डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम है। तो फिलहाल इस सेमेस्टर एग्जाम के चैनल पे हमारे तरफ से बच्चों नॉर्थो बैच स्टार्ट किया गया है। इस बैच के अंदर हम लोग फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन बच्चों को करा रहे हैं। कोर्सेस आपके जो इसमें जिसमें आप लोग को तैयारी हम करा रहे हैं, इसमें बीएससी मैथमेटिक्स आता है, बीकॉम आता है, बीएससी एग्रीकल्चर और यहाँ पर बीएससी बायोलॉजी आता है। इस नॉर्थो बैच के अंदर हम लोग हर यूनिट के हर लेक्चर वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सारी क्लासेस हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलती है जिसको आज आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ना सिर्फ आपको क्लासेस बल्कि आपको डाउट क्लासेस, नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और जल्द ही वन शॉट रिवीजन आपको यूनिट वाइज कराया जाएगा। ये पूरे नॉर्थो बैच के जो भी फीचर्स है इसका ऑफर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1250 है। डीएनएस 20 कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इस पे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करने पे एक और बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आज जो ये क्लास अभी चल रही है इसका फ्री पीडीएफ भी आप फ्री मटेरियल सेक्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
अब आ जाता है बच्चों, हमने राइजोपस की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं एस्कोमाइकोटिना की। इसमें हम लोग सैकेरोमाइसीस की बात करेंगे। एस्कोमाइसीट एक पूरा ग्रुप है बेटा, ठीक है, जैसे जाइगोमाइसीट एक ग्रुप थी ना जिसमें राइजोपस आया, ऐसी एस्कोमाइसीट्स की एक पूरी ग्रुप है। इस ग्रुप की खासियत ये होती है कि इसमें सैक जैसा स्ट्रक्चर बनता है, ये कुछ सैक जैसा स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर बनता है, तो इसको इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को ये इस वजह से एस्कोमाइसीट के मेंबर को सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ज्यादातर मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं, कई बार पैरासिटिक भी हो सकते हैं, कई बार कॉप्रोफिलस भी हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर फंजाई भी इस पे पाए जाते हैं। और माइसील, ज्यादातर याद रखिएगा कि फंजाई मल्टीसेल्युलर ही होते हैं, ठीक है, ज्यादातर फंजाई मल्टीसेलुलर ही होते हैं। ईस्ट अकेला ऐसा फंगस है जो यूनिसेलुलर है, एक्सेप्शनल है। माइसीलियम इनका सेप्टेट है, जबकि राइजोपस में आपने देखा कि उनके माइसीलियम में जो सेप्टा होता है वो नहीं था, मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिनोसिटिक, हमने बार बार उसके हाइफी को कहा था। यहाँ पर आपको सेप्टा मिलेगा और ब्रांच भी मिलेगा हाइफी। सेल वॉल काइटिन का बना है और बीटा ग्लूकन का बना है। साइटोप्लाज्म कंटिन्यू लेकिन होता है क्योंकि सेप्टा में यानी जो वॉल है उसमें पोर्स पाए जाते हैं, यानी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पे यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि सेल वॉल भी बन जाता है, यानी ये जो वॉल है इसको सेप्टा हम कह रहे हैं, ये भी बन जाता है। लेकिन ये जो वॉल है या सेप्टा है ना, इसमें पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये साइटोप्लाज्म यहाँ से यहाँ जा पाता है, यहाँ से यहाँ जा पाता है, मतलब साइटोप्लाज्म की कंटिन्यूटी बनी रहती है क्योंकि सेप्टा में पोर्स होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कोनिडिया के जरिए हो रहा है, जबकि आपने देखा अभी राइजोपस में स्पोरेंजियोस्पोर्स के जरिए था। और एक्सोजिनसली यानी कि बॉडी के सरफेस पे, बॉडी के ऊपर ही कोनिडिया बनते हैं, कोनिडियोफोर नाम के ब्रांच के ऊपर, ठीक है। ईस्ट असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के जरिए। तो मैंने बताया ना बच्चों की ज्यादातर सब फंजाई मल्टीसेल्युलर है, अकेला ईस्ट एक ऐसा फंगस है जो यूनिसेल्युलर है और वो एस्कोमाइसीट के ग्रुप का मेंबर है। ईस्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के जरिए करता है, या आपने बहुत लोअर क्लासेस से सुना होगा ये नाम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह के हाइफी या गैमेटैंजिया के फ्यूजन से, जिसको कॉन्जुगेशन बोल रहे हैं, उसके जरिए होता है। इधर एक ही सरफेस पे यानी एक ही बॉडी पर दो तरह के आपको हाइफी मिल सकते हैं, या तो एक सरफेस पे दो तरह का हाइफी या एक ही तरह का हाइफी मिल सकता है, यानी होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक दोनों ये हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब बात कर लेते हैं एस्कोमाइसीट के मेंबर की, जिसमें सबसे पहला आ रहा है सैकेरोमाइसीस, जिसको कॉमन नेम से हम ईस्ट के नाम से जानते हैं। ईस्ट को हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बेकर्स ईस्ट भी के नाम से भी जानते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बेकरी इंडस्ट्री में चाहे केक बनना हो, चाहे पिज्जा का बेस बनना हो, है ना, ये सारी चीजें जो है वो ईस्ट के बिना नहीं बन सकती। इसीलिए ईस्ट को बेकर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बेकरी इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज्यादा मांग है। साइंटिफिकली इसको सैकेरोमाइसीस और मोस्ट कॉमन स्पीशीज इसकी सैकेरोमाइसीस सेरेवाइसी होती है। इमेज में दिख रहा होगा, एक बॉडी ये है, इसीलिए ये यूनिसेल्युलर कहलाती है, क्योंकि एक सेल में आपको एक बॉडी में सिर्फ एक सेल मिलेगा, ये और किसी फंगस में आपको नहीं देखने को मिलेगा। हर एक फंगस में आपको मल्टीपल सेल जरूर दिखेंगे, इसलिए मैक्सिमम फंगस मल्टीसेल्युलर होते हैं, अकेला ईस्ट ही यूनिसेल्युलर है। इसकी एक बॉडी में देखो एक सेल है, हालांकि बडिंग के जरिए ढेर सारे ये सेल एक बार में बना लेता है। तो इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो माइकोटा, यू माइकोटिना एस्कोमाइसीट का मेंबर, हेमी एस्कोमाइसीटिडी में आता है, और इसका ऑर्डर यहाँ पे एंडोमाइसीटेल्स है। इसकी यहाँ पर सैकरोमाइसीटेसी इसकी फैमिली है, सैकरोमाइसीस इसका जीनस है, सेरेवाइसीस की स्पीशीज है जो कि ज्यादा कॉमन है। अब आते हैं कि ये सैकरोमाइसीस का हैबिट यानी देखने में स्ट्रक्चर कैसा है, और हैबिटेट यानी कि रहता कैसे जगह पे है। फंगस कोई भी हो, नमी वाली धूप जहां ज्यादा नहीं आती है उस जगह पे फंगस ज्यादातर पाए जाते हैं। तो कॉमनली इसको ईस्ट बोलते हैं। फंगस जो है ये बहुत सारे सरफेस पे पाया जा सकता है, जहां पे ज्यादातर बहुत ज्यादा मिठास या शुगर होती है, वहां पर ये ईस्ट सबसे ज्यादा जल्दी से ग्रो करता है। क्योंकि जो सैकरोमाइसीस नाम है ना, उसमें सैकरो का मतलब होता है शुगर और माइसीस का मतलब होता है फंगस, ठीक है। तो ये ऐसे ही सरफेस पे ग्रो ही करते हैं जहां पे बहुत ज्यादा मिठास यानी कि शुगर होता है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे इसीलिए इनका नाम सैकरोमाइसीज पड़ा है, क्योंकि सैकरम मतलब शुगर और माइसीड्स मतलब फंजाई। ये ज्यादातर कुछ मिट्टी में भी कई बार पाए सकते हैं, एनिमल्स जो एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट उससे भी हो सकते हैं, मिल्क में भी हो सकता है। सैकरोमाइसीज जो है यूजफुल और हार्मफुल दोनों है, हालांकि इसके यूजफुल इंपॉर्टेंस ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। फर्मेंटेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कई बार होता है फर्मेंटेड बहुत सारे बेवरेजेस बनते हैं इंडस्ट्रीज में, जैसे कि अल्कोहल, बियर, रम, विस्की, तो इस सब में भी सैकरोमाइसीस का इस्तेमाल होता है। ये फंजाई इकोनॉमिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ है? बेकरी इंडस्ट्री में और ब्रूवरी इंडस्ट्री में। ब्रूवरी इंडस्ट्री वहां होती है जहां पे अल्कोहल्स बनते हैं, बियर, रम, विस्की ये सब बनता है। बेकरी इंडस्ट्री वो होती है जहां पर यहाँ पर बेकिंग का काम चलता है, चाहे वो केक बनना हो, सिंपल ब्रेड बनना हो, पिज्जा का बेस बनना हो, ये सारे जगह पे। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो वेजिटेटिव बॉडी है वो यूनिसेलुलर है। तो बार बार मैं कह रही हूँ कि फंगस में एक लौता ईस्ट है जो कि सैकरोमाइसिस जिसे हम कहते हैं, जो यूनिसेलुलर है, और ये हाइफी इसमें नहीं होता है। इसमें सिर्फ स्पोरेंजियम आपको देखने को मिलेगा, इसमें हाइफी नहीं होती है। कुछ ईस्ट सेल्स कई बार जुड़ जाते हैं, और जब ये ढेर सारे सेल्स एक साथ जुड़ जाते हैं ना, तो ये चेन जैसे दिखता है, ऐसा लगता है एक बड़ी सी चेन है। तो स्यूडोमाइसीलियम भी कहते हैं। जब ये चेन बन जाते हैं तो ऐसा लगता है माइसीलियम है, बट होता नहीं है, तो स्यूडोमाइसीलियम कहते हैं। स्यूडो का मतलब फॉल्स, फॉल्स माइसीलियम होता है इनमें। तो ये जो जीनस है पॉलीमॉर्फिक है, बहुत सारे शेप साइज में पाई जाती है। और मीडियम कहाँ पे है, किस तरह का, डिपेंड करते हैं किस टाइप के मीडियम में, स्पेसिस पे फंगस की ग्रोथ होती है। और ई सेल जो है इनका कोई कलर नहीं है, कलरलेस होते हैं। और यहाँ पे लेबोरेटरी वगैरह में, लैब में जब इनको अलग से ग्रो कराया जाता है तो ये कई बार पिंक, व्हाइट या क्रीम कलर के होते हैं। नॉर्मली शेप जो है उनका गोल, ओवल या सिलिंड्रिकल हो सकता है। इनका सेल वॉल जो है काफी पतला होता है, और ऑब्वियस सी बात है, बार बार कह रही हूँ, फंगस का सेल वॉल किसका बना है बेटा? काइटिन का। अलोंग विथ इसमें कार्बोहाइड्रेट, मनन और ग्लूकन्स भी पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है ये दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे अभी राइजोपस में आपने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं। इसी तरह पे ईस्ट जो होता है उसमें भी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा, और क्लियर है ना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर आ जाता है हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि बडिंग के जरिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है। ये मेथड यहाँ पर होती है जब जहाँ पे बहुत ज्यादा फूड या न्यूट्रिएंट किसी सरफेस पे या सबस्ट्रेटम पे होता है, तो वहां पर ये बडिंग करते हैं, जहाँ पे इनके सेल का जो न्यूक्लियस है वो पहले डिवाइड करता है माइटोसिस के जरिए, और फिर इससे एक नई सेल, जैसे कि ये एक न्यूक्लियस है, ये एक सेल है, ये किसका न्यूक्लियस है, तो पहले क्या होगा, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा जिसमें दो न्यूक्लियस बनेगा, फिर धीरे धीरे ये एक सेल अलग और दूसरा एक ऐसा बड जैसा बन जाता है, वो न्यूक्लियस अलग, इस तरह से बनते हैं। तो ऐसे बडिंग इनमें होती है। एक न्यूक्लियस जो है पास होता है दूसरे बड में, फिर ये बड सेपरेट हो जाता है पेरेंट सेल से, जैसे ये पेरेंट सेल हो गया, ये बड देखो अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग होते हैं और एक नया इंडिविजुअल बनता चला जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है, और इसी प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। तो बडिंग के जरिए इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और कई बार सेक्सुअल यहाँ पर एंडोस्पोर्स भी बनते हैं। एंडोस्पोर्स क्या होते हैं? ये भी एक तरह के स्पोर ही होते हैं, लेकिन इन स्पोर के अगल बगल एक बहुत मोटी सी सेल वॉल होती है, तो वो देखने को आप मिलेगी यहाँ पर, कि यहाँ पे फूड की जब कमी रहती है, या मान लो जब फंगस को प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है ग्रो करने के लिए, ईस्ट सेल को बात कर रही हूँ, तो ऐसे में ये अपने आप को बचा कर रखने के लिए उस जगह से अपने ऊपर एक थिक वॉल डेवलप कर लेते हैं। और ऐसे ही स्पोर्स जब वॉल से घिरे रहते हैं थिक वॉल से, तो उसको एंडोस्पोर्स कहते हैं। ये कंडीशंस जब फेवरेबल होती है, जब इनको प्रॉपर कंडीशन मिलती है, तो ये जर्मिनेट करके ढेर सारे चेन में सेल्स बना लेते हैं, यानी बडिंग कर लेते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही बडिंग भी आ रही है, लेकिन बडिंग तब हो रही है जब इनके हिसाब से अनुकूल है सारे एनवायरमेंट, और जब फेवरेबल नहीं है एनवायरमेंट तो वही स्पोर एंडोस्पोर बन रहा है। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे दो तरह के हाइफी या सेल्स के फ्यूजन से होता है, और इन दो तरह के डिसिमिलर हाइफी को गैमेटैंजिया कहते हैं। और कोई स्पेशलाइज सेक्स ऑर्गन नहीं होता है किसी भी फंगस में, इसी तरह से दो हाइफी होता है, एक पॉजिटिव वाला एक मेल की तरह काम करता है, एक फीमेल की तरह काम करता है, बस यही होता है। आगे चल के जब फ्यूजन हो जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि भाई सेक्सुअल साइकिल मैंने बताया ना 3 स्टेजेस में कंप्लीट होगी। पहला हो जाएगा प्लाज्मोगैमी, दूसरा हो जाएगा कैरियोगैमी, गैमी मतलब फ्यूजन, प्लाज्मो मतलब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन, और ये दोनों जब हो जाएगा तो जाइगोट बनेगा, उसमें मियोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एस्कोमाइसीट के मेंबर है, तो इनका जो सैक जैसा स्ट्रक्चर बनता है ना उसको एस्कस बोलते हैं। अच्छा, ये भी एक चीज याद रखिएगा
कि जो एस्कोमाइसीट के मेंबर है उन सबको सैक फंजाई के नाम से जाना जाता है, इनको सैक फंजाई के नाम से जाना जाता है, इनका कॉमन नेम इनको दिया जाता है, ठीक है। और एस्कोस्पोर्स इनमें बनते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एस्कोमाइसीट का मेंबर है ईस्ट या सैकरोमाइसीस, तो इसी वजह से इसके सेक्सुअल स्पोर को नाम मिला है एस्कोस्पोर। असेक्सुअल स्पोर तो कोनिडिया है, ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि प्रोसेस जो है वो बडिंग है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो स्पोर्स बनते हैं उनको एस्कोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। एस्कोस्पोर्स जब रिलीज होते हैं तो इससे नए सेल और बनते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप पूरे इसकी साइकिल देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जगह यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें देखो यहाँ से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हो एक बड़ा सा लास्ट सेल है, एक न्यूक्लियस है। अब इसमें देखो एक न्यूक्लियस आधा यहाँ रह गया, आधा न्यूक्लियस आगे बढ़ रहा है। अब इसकी वजह से देखो ये बड बन रहा है, ये बड जो होगा ना ये धीरे धीरे अलग हो जाएगा और ये बडिंग करके देखो 2 सेल बना लिए। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह से चल रहा है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि इस एस्कस के अंदर, इस सैक जैसे स्ट्रक्चर के अंदर प्लस और माइनस चार्ज देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा जूम इन कर दे रहे हैं तो प्लस माइनस आपको यहाँ पर चार्ज दिख रहा होगा। ये प्लस माइनस चार्ज अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, 2 तरह के गैमेट्स की तरह, और इनको एस्कोस्पोर्स कहा जाता है एस्कस के अंदर जो रहते हैं। और एस्कोस्पोर्स जब रिलीज होते हैं तो कुछ अलग प्लस वाले होते हैं, कुछ माइनस वाले होते हैं। तो इससे क्या होता है, ये दोनों अलग अलग चार्जेस की तरह काम करते हैं, एक मेल की तरह बिहेव करता है, एक फीमेल की तरह, दोनों फ्यूज करते हैं, जिसको कॉन्जुगेशन कह रहे हैं, यानी प्लाज्मोगैमी जो आगे चल के होती है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो बड़ा सेल, फिर बडिंग हो जा रही है। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। 2 तरह के सेल्स हैं, यूनिसेलुलर सेल्स, एक प्लस माइनस की तरह बिहेव करता है तो फ्यूजन होगा तो सेक्सुअल साइकिल, और एक ही सेल के अंदर जब एक बड बन के हो जाएगा तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि बडिंग। इस तरह से इनमें रिप्रोडक्शन सैकरोमाइसीस में यानी कि ई सेल में होता है। समझ में आया बेटो? तो इस तरह से ये चीजें होती है। तो ये था बच्चों पूरा आज का ये कंप्लीट आपका ये पूरा टॉपिक। सैकरोमाइसीस आपने देख लिया और राइजोपस देख लिया। जाने से पहले वापस एक बार आपको बता दूं कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए डीएनए सेमेस्टर एग्जाम्स की तरफ से आप लोग के लिए नोटबुक बैच स्टार्ट किया गया है। इसके अंदर हम लोग सारी क्लासेस, नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और 1 शॉट रिवीजन हम करा रहे हैं। इस पूरे का ऑफर प्राइस 1250 है। एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा डीएनएस 20 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर। और इसमें आप लोग को कोई सी भी कोर्स, अगर ये अबव मेंशन कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल, आपका वेलकम है, चाहे बीएससी मैथमेटिक्स हो, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर या बीकॉम हो। इन क्लासेस के साथ साथ बच्चों ये सारी क्लासेस कहाँ चलती है हमारे इस बैच की, तो ये डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलती है। आज इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। आज की इस क्लास का फ्री पीडीएफ भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर से। और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जल्दी आप लोग के लिए अनाउंसमेंट होने वाली है कुछ हमारे चैनल पर, जहां पर हम लोग जल्दी आप सभी के लिए 1 शॉट वीडियोस वगैरह भी लाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आज के इस क्लास में इतना ही रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।